अगले ही पल व्लाड का चेहरा गुस्से से फड़क उठता है, क्योंकि उसके आदमी एक भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते और आसपास की हर चीज तहस नहस कर देते हैं। जबकि व्लाड ने साफ आदेश दिया था कि कम से कम एक आदमी जिंदा बचना चाहिए। लेकिन कुछ देर हालात देखने के बाद व्लाड आखिरकार इसे जाने देता है। मिशन वैसे भी सफल हो चुका था, इसलिए अब इस बात पर सिर खपाने का कोई फायदा नहीं था। इसके बाद वह अजय की तरफ मुड़कर पूछता है, सप्लाई का क्या हुआ? अजय तुरंत जवाब देता है, सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। दुश्मनों के पास से जो भी काम की चीज मिल सकती थी सब उठा ली, अब बस इन्हें आग लगानी है। व्लाड फिर से पक्का करता है, तुम्हें पूरा यकीन है? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? अजय नाटकीय अंदाज में बोलता है, कैप्टन आपने तो मेरा दिल ही दुखा दिया। लूटपाट और आग लगाना तो हमारी ट्राइब की खासियत है। अजय के चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था जैसे चोरी करके सब कुछ जलाने से बेहतर काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। व्लाड उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सीधा पूछता है, सोने के सिक्के मिले? इतना सुनते ही आजेश और बाकी बारबेरियंस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सब अचानक व्लाड से नजरें चुराने लगते हैं और जमीन को ऐसे घूरने लगते हैं जैसे वहां अचानक कोई बहुत जरूरी चीज दिखाई देने लगी हो। व्लाड उनके हाव भाव से सब समझ जाता है। एक एक सिक्का लेकर आओ, एक भी कम नहीं होना चाहिए। अजय तुरंत अपने साथियों की तरफ मुड़ता है और जानबूझकर इतनी तेज आवाज में बोलता है कि व्लाड भी साफ सुन सके, देखो भाई, जितना भी देखो ये कोई नाइट नहीं है, बल्कि बारबेरियंस से भी ज्यादा खतरनाक निकला। व्लाड उसे घूर कर बोलता है, अपनी बक बंद कर और सिक्के लेकर आ, बाद में सबका हिस्सा बांट दूंगा। ये सुनते ही अजय का चेहरा लटक जाता है। साफ था कि उसे उम्मीद थी कि सिक्के सीधे उसकी जेब में जाएंगे। ये देखकर स्टेफन हंस पड़ता है, व्लाड तुम भी कमाल हो, मैंने आज तक किसी नाइट को ग्रासलैंड बैंडिट्स से लूट का हिसाब लेते नहीं देखा, वो भी लड़ाई खत्म होने के बाद इतनी गंभीरता से। व्लाड गहरी सांस लेकर पूछता है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अपने ही आदमियों से लूटा हुआ सामान वापस लेना कोई अजीब काम थोड़ी है। तभी आसमान में एक मैसेंजर बर्ड व्लाड की तरफ तेजी से उड़ता हुआ दिखाई देता है। अजय उसे देखते ही बोल पड़ता है, लगता है हमारा अगला काम आ गया। कौवा उड़कर व्लाड के हाथ पर आ बैठता है और व्लाड उसके साथ बंधा संदेश निकाल लेता है। वह हैरानी से सोचता है, ये लोग मुझे ढूंढ कैसे लेते हैं? चाहे वह कहीं भी चला जाए, ये पक्षी किसी न किसी तरह उसे खोज ही लेते थे। अजय तुरंत अपना ज्ञान बघारता है। कौओं को चमकदार चीजें पसंद होती हैं। व्लाड उसे उलझन में देखता है, क्या मतलब? अजय बड़ी गंभीरता से समझाता है, तुम्हारे सुनहरे बाल चमकते हैं ना, अगर मैं कौवा होता तो मैं भी तुम्हें दूर से ढूंढ लेता। व्लाड बिना प्रभावित हुए बोलता है, वाह, देखो कौन अपनी विशेषज्ञता दिखाने आ गया। फिर वह संदेश खोलता है और अगला आदेश सामने आ जाता है। उन्हें कौए का पीछा करके रवनोमा के आखिरी बचे हुए सदस्य को बचाना था। यानी अगला मिशन कोई साधारण रेड नहीं, बल्कि रावनोमा के आखिरी जीवित वारिस को बचाने का था। दूसरी तरफ कहानी गेटर के सैनिकों के कैंप में पहुंचती है। वहां गेटर का नाइट कैप्टन गॉर्डन काउंट गेटर को रिपोर्ट देता है कि सप्लाई लूटने वाला सिर्फ एक आदमी था। 4 अलग अलग हाउसेस के साथ सप्लाई कॉन्वॉय पर हमला हो चुका था। सामान जला दिया गया और सैनिकों का पूरी तरह सफाया कर दिया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये सारे हमले सिर्फ 6 दिनों में हुए थे। रिपोर्ट पढ़ने के बाद काउंट गेटर हल्का सा हंसता है और बोलता है, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो इसने एक ही दिन में 2 टारगेट तक खत्म कर दिए। फिर उसकी नजर गॉर्डन पर जाती है, तो यही है वह आदमी जिसने मेरे बेटे की तलवार छीनी थी। गॉर्डन सिर झुकाकर जवाब देता है, जी, वह सोरा का व्लाड है। फिलहाल लेडी अलीशा के नाम से नाइट के तौर पर काम कर रहा है और वही लड़का है जिसे हॉर्गे ने पिछली गलियों में पाला था। इतना सुनते ही काउंट गेटर के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह रिपोर्ट को इतनी जोर से पकड़ता है कि कागज मुड़ जाता है। जॉर्गे को उस दिन न मारने की कीमत अब चुका रहा हूं। मुझे उस वक्त उस कमीने की लगाई हुई उस छोटी सी कॉम्पल को भी काट देना चाहिए था। गॉर्डन के पास माफी मांगने के अलावा कोई जवाब नहीं था। काउंट गेटर कुछ पल सोचता है और फिर समझ जाता है कि यह सब क्यों हो रहा है। वेस्ट के बीचों बीच एक स्ट्राइक फोर्स बेआजिद इसी का इंतजार कर रहा था। लगता है उन्होंने इन्हें इसी पल के लिए बेरहमी से तैयार किया है। उसे शक हो जाता है कि पीटर बेआजिद समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। सप्लाई का नुकसान भारी था, लेकिन असली खतरा समय था। अगर युद्ध सर्दियों तक खिंचता रहा तो नॉर्थ को फायदा मिलेगा। काउंट गेटर तुरंत आदेश देता है, कल से पूरी सेना तेजी से आगे बढ़ेगी। जितनी रफ्तार बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, अब एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। गॉर्डन आदेश स्वीकार करता है। तभी एक सैनिक भागता हुआ टेंट में आता है। तुरंत रिपोर्ट, स्काउट्स का जरूरी संदेश आया है। काउंट गेटर चिढ़कर पूछता है, अब क्या हुआ? सैनिक बताता है, नदी के सारे पुल नष्ट कर दिए गए हैं। काउंट गेटर और गॉर्डन दोनों चौंक जाते हैं। काउंट अपने सिर पर हाथ फेरते हुए बड़बड़ाता है,
ये बेआजिद की स्ट्राइक टीम आखिर कर क्या रही है? फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है, स्ट्राइक फोर्स तो अभी दुश्मन के पीछे होनी चाहिए, है ना? गॉर्डन गंभीरता से जवाब देता है, जी। आखिरी रेड वाली जगह से यहां तक पहुंचने में दिन रात घोड़ा दौड़ाने पर भी 5 दिन लगेंगे। काउंट गेटर की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। तो वेस्ट के अंदर और भी कीड़े घुस चुके हैं। तभी गॉर्डन एक और बुरी खबर देता है, भारी बारिश भी आने वाली थी। काउंट गेटर सोचता है, कितनी सुविधाजनक बात है। नदी का पानी बढ़ा और बहाव तेज हुआ तो कुछ समय तक पुलों की मरम्मत करना नामुमकिन होगा। आखिरकार उसे मानना पड़ता है कि इस युद्ध में पहली बढ़त नॉर्थ के हाथ जा चुकी है। अब वेस्ट अपनी योजना के हिसाब से नहीं बल्कि दुश्मन की चालों का जवाब देने पर मजबूर हो चुका था। दूसरी तरफ व्लाड की स्ट्राइक टीम अब उस कैंप तक पहुंच चुकी थी जहां रवनोमा का आखिरी जीवित सदस्य कैद था। व्लाद की नजर कैंप के अंदर मौजूद उन लोगों पर पड़ती है जिन्हें कैदियों की तरह नहीं बल्कि सामान की तरह रखा गया था। वह पूछता है, ये लोग कौन हैं? उसके साथ मौजूद ब्याजीद का हिडन सोर्ड शांत स्वर में बताता है कि वेस्ट में गुलामी पर पूरी तरह रोक नहीं लगी है। इसी कैंप में रवनोमा का आखिरी बचा हुआ सदस्य होने की संभावना है। व्लाड चारों तरफ ध्यान से देखता है। कैंप अच्छी तरह छिपा हुआ था और वहां मौजूद लोगों के बीच कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था जो किसी नोबल हाउस के बच्चे जैसा लगे। व्लाड को शक होता है कि आखिर वे रवनोमा के वारिस को पहचानेंगे कैसे। हिडन सोर्ड जवाब देता है, बिल्कुल नहीं दिखेगा, वह खुद एक गुलाम बनकर रह रहा है। व्लाद की नजर तुरंत उन गुलाम बच्चों पर जाती है जो तेज बारिश में भीग रहे थे। कैंप में मौजूद लोग उन्हें देखकर भी बेपरवाह थे। हिडन सोर्ड बताता है कि वे खुद बारिश सह सकते हैं। वेस्ट में गुलामों को इंसानों से ज्यादा पशुओं की तरह देखा जाता है। ये सुनकर व्लाड के चेहरे पर हल्की उदासी आ जाती है। बच्चों की हालत उसे साफ तौर पर परेशान करती है, लेकिन वह जानता था कि वे यहाँ एक खास मिशन के लिए आए हैं। सीधा और आसान, इतना कहकर व्लाड कैंप के सामने वाले हिस्से की ओर बढ़ जाता है। उसका काम बिल्कुल साफ था, इतना बड़ा ध्यान भटकाना कि बाकी लोग बिना रुकावट अपना मिशन पूरा कर सकें। व्लाड के जाते ही सीक्रेट यूनिट का एक सदस्य अपने लीडर से पूछता है, क्या हम सच में इसे स्ट्राइक टीम पर छोड़ सकते हैं? ये लोग तो छिपने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इनके चलने का तरीका देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कैंप में घुसकर अपनी मौजूदगी का ऐलान करने वाले हों। हिडन सोर्ड शांत रहता है और बोलता है, मैंने उसे ध्यान भटकाने को कहा है, सीधे सामने से हमला करने को नहीं। फिर वह अपने साथियों को भरोसा दिलाता है, हमें व्लाड पर भरोसा करना होगा। आखिर वह बीए का सबसे अच्छा चरवाहा है। अगर कोई हमारे लिए सही डिस्ट्रैक्शन बना सकता है तो वह व्लाड ही है। उधर कैंप के अंदर 2 सैनिक पहरे पर खड़े थे। एक के हाथ में भाला था जबकि दूसरा लकड़ी के लट्ठे पर बैठा बारिश से परेशान हो रहा था। वह बड़बड़ाता है, क्या बारिश है? लगता है पूरी रात ऐसे ही बरसेगी। भाला पकड़े सैनिक आसमान की तरफ देखकर बोलता है, हाँ, शायद कल तक भी नहीं रुकेगी। फिर उसकी नजर बारिश में भीग रहे गुलाम बच्चों पर पड़ती है। वह पूछता है, ये लोग यूं ही बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे? उसकी चिंता बच्चों के लिए नहीं बल्कि उनके मालिक के सामान के खराब होने की थी। दूसरा सैनिक बेपरवाही से जवाब देता है, छोड़ उन्हें, अगर थोड़ी सी बारिश से बीमार पड़ जाते हैं तो वैसे भी किसी काम के नहीं हैं। वह अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है कि आज ही की रात उसे पहरेदारी करनी पड़ रही है। भाला पकड़े सैनिक उसे चुप रहने और ठीक से निगरानी करने को कहता है। तभी दूसरा सैनिक हंसते हुए पूछता है, ऐसे मौसम में देखने को है ही क्या? कौन बेवकूफ इस बारिश में हमला करेगा? अगले ही पल आसमान में जोरदार बिजली चमकती है। गरजती हुई आवाज पूरे कैंप को हिला देती है और उसी बिजली की चमक में उसके ठीक पीछे व्लाड खड़ा दिखाई देता है। सैनिक को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। व्लाड एक तेज वार करता है और दोनों पहरेदारों को वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद वह एजे की तरफ इशारा करता है। प्लान का अगला हिस्सा शुरू होने वाला था। एजे तुरंत पूरी ताकत से चिल्लाता है, हम पर हमला हुआ है। वह जानबूझकर इतनी जोर से आवाज करता है कि कैंप का हर सैनिक उसे सुन सके। उसकी चीख सुनते ही अंदर सो रहे सैनिक हड़बड़ा कर उठ जाते हैं। हथियार उठाकर वे बाहर की तरफ भागते हैं। कोई घबराकर पूछता है, कहाँ है? दुश्मन कहाँ है? सैनिक अंधेरे और बारिश के बीच चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी फिर से आसमान में बिजली गरजती है। उसकी रोशनी में उन्हें कैंप के बिल्कुल बीच में खड़ी व्लाड की पूरी स्ट्राइक टीम दिखाई देती है। यह देखकर सभी सैनिकों के चेहरे डर से जम जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि दुश्मन बाहरी सुरक्षा पार करके सीधे कैंप के अंदर पहुंच चुका है। व्लाद चारों तरफ जमा होते सैनिकों को देखकर शांत स्वर में बोलता है, लगता है सब बाहर आ गए। उसका डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह सफल हो चुका था। अब दुश्मन खुद चलकर उसके सामने आ चुका था। व्लाड अपनी तलवार उठाता है और अपनी टीम को आदेश देता है, सबको खत्म कर दो। आदेश मिलते ही स्ट्राइक टीम हमला करने के लिए तैयार हो जाती है।